मान लीजिए कि हम अपने शरीर को बर्फ में डाल देते हैं और उसे आज से 10,000 साल बाद रिवाइव करते हैं, तब तो जागने पर हमें ऐसा ही लगेगा ना जैसे हम उस युग में पहुंच चुके हैं जिसमें साइंस ने इमॉर्टैलिटी को मुमकिन बना दिया है। ग्रेग शायद कुछ साल बाद कुछ गिने चुने लोगों की उम्र बहुत लंबी कर दें, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब क्रायो प्रिजर्वेशन इंसान के पूरे शरीर पर काम करे, सिर्फ किडनी और ब्लैडर जैसे कुछ अंगों पर ही नहीं बल्कि शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दिमाग पर भी काम करे। यह है हमारी ब्रेन स्लाइस विट्रिफिकेशन लैब। इस सेटअप में हमें दिमाग की हिपोकैम्पल स्लाइस दिख रही है और हमारे दिमाग का कुछ सीखने और मेमोरी से जुड़ा यह भाग अभी भी एक डिश में रखा है। दाईं ओर से एक स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड आ रहा है जो उस स्लाइस के अंदर जा रहा है। बाईं ओर एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड लगा है। इस ब्रेन स्लाइस को विट्रीफाई किया गया है। ये स्लाइस अभी भी काम कर रही है और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है तो वो पलटकर सिग्नल देती है। ग्रेग और उनकी टीम के लिए यह बात चौंकाने वाली है। इस ब्रेन टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है और उसका इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स भी उतना ही स्ट्रांग है जैसा कि हमारी ओरिजिनल स्थिति में होता है। ऐसे में इस ब्रेन स्लाइस की रिकवरी पूरी हो गई है। दिमाग की इस स्लाइस को प्रिजर्व करना पूरे दिमाग को प्रिजर्व करने की दिशा में बड़ा ही अहम कदम है। यह एक बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट है और ग्रेग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हमने देखा कि दिमाग को विट्रिफाई करना काफी आसान है और ऐसा लगता है जैसे पूरा स्ट्रक्चर ही प्रिजर्व हो गया हो, लेकिन मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं महसूस हो रही कि हम अभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि उस तरह का कोई स्पेक्युलेटिव आइडिया दे सकें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले दिनों में किसी अनजान टेक्नोलॉजी की बदौलत हम अपनी प्रिजर्वेशन टेक्निक की कमियों को दूर करके ऐसा कर सकते हैं। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक दिन अपने प्यारों को अलविदा कहने के कई सौ साल बाद हमारा फ्रोजन शरीर फिर से जीवित हो जाए और हम फिर से पृथ्वी पर घूमने लगें। लेकिन इमॉर्टैलिटी के लिए एक और बेहतर रास्ता भी है, वो रास्ता जो उस स्वभाव को ही बदल देगा जिसकी वजह से हम इंसान हैं। जरा सोचिए, अगर किसी की मौत ही ना हो फिर हम कहां रहेंगे? पृथ्वी पर तो वैसे ही काफी भीड़ हो चुकी है। हो सकता है कि हमारी कभी मौत ही ना हो और हम इस एक्सेस बैगेज के साथ जिंदा रहें। पोलिट्स कहते हैं कि एसएस सर्विस यहां पर है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे जो चीजें मैं बनाती हैं वो सब यहां पर हैं। ऐसे में अगर मैं हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूं तो मुझे इसे ही संभालना होगा। अगर हमें अपने दिमाग को अपलोड करने का एक तरीका मिल जाए तो अगर हम अपने दिमाग को डिजिटाइज कर दें तो शायद हमारे शरीर की मौत के बाद भी हमारा दिमाग बचा रह जाएगा। लेकिन ऐसा करने के पहले हमें अपने दिमाग के आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। ओलफ स्पॉन्स इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और वो दिमाग की उसी पहेली को हल करने में जुटे हुए हैं। हमारा दिमाग भी एक बड़े शहर जैसा है। शहर भी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाले होते हैं जहां हजारों लोग रहते हैं और उनके बीच सोशल इंटरेक्शन होता है जिससे मटेरियल का फ्लो बना रहता है। दिमाग में भी उसी तरह के लाखों न्यूरॉन होते हैं जिनके बीच इंटरेक्शन होता रहता है। उस लिहाज से हमारा दिमाग भी एक शहर जैसा ही होता है। इंसान का दिमाग ब्रह्मांड के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में से एक है। अगर हम इसको खोलकर फैलाएं तो पृथ्वी से चांद पर पहुंच जाएगा। आज की साइंस के लिए यह पता लगाना बड़ी ही मुश्किल चुनौती है कि हम सेल्स और वायर से थॉट और मेमोरी तक कैसे पहुंचे। हालांकि हम इंसान के दिमाग की स्टडी शायद कई दशक या कई सदी से कर रहे हैं, पर हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन ओलफ ने यह चुनौती कबूल कर ली है। उनका मकसद है कि हमारे दिमाग के एक एक न्यूरॉन और सिनेप्स की लिस्ट बनाना और उनकी मदद से दिमाग का वो कंप्लीट मैप बनाना जिसे कनेक्टम कहते हैं। वो कनेक्शन का एक बहुत ही बड़ा जाल है जिसकी मदद से हमें पहली बार ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारे दिमाग के अलग अलग रीजन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ओलफ एक बड़ी ही आला दर्जे की तकनीक डिफ्यूजन इमेजिंग से वो कनेक्टम बना रहे हैं।
वो दिमाग के न्यूरो हाईवे के आसपास मौजूद पानी के मॉलिक्यूल की मदद से उनके बीच के दूर वाले कनेक्शन के बारे में बताती हैं। उससे दिमाग के सेल कनेक्शन के सेंट्रल कोर का एक डिटेल्ड मैप सामने आया। ओलाफ मानते हैं कि दिमाग के उसी भाग से हमारी पर्सनालिटी बनती है। हमें हाल ही में पता लगा है कि दिमाग के कुछ हिस्से एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड हैं, जबकि कुछ हिस्से कम, और उनमें से कुछ हिस्से पूरे दिमाग की फंक्शनिंग के लिए बेहद अहम होते हैं, और उन हिस्सों को हम हब कहते हैं। अगर हमारा दिमाग एक शहर जैसा है तो ये हब शहर के बड़े चौराहों जैसे हैं, जहां से ट्रैफिक का आना जाना लगा रहता है और लोग एक से दूसरी जगह तक आते जाते हैं। वो चौराहे शहर के लिए बड़े अहम होते हैं, और अगर वो अपसेट हो जाए तो पूरा शहर ही बंद सा पड़ जाता है। अपने स्वभाव से वो हब असल में इंफॉर्मेशन ट्रैफिक के फोकल पॉइंट होते हैं। इंफॉर्मेशन इन इलाकों में ही जमा होती है और वहीं से इंफॉर्मेशन का फ्लो बनता है, और वो इंफॉर्मेशन फ्लो इतना जबरदस्त होता है कि वही इन हब को दिमाग के दूसरे हिस्सों से अलग कर देता है। ओलफ जल्दी ही ये भी पता लगा लेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ होती है, और आज हमारे कॉन्शियसनेस के ओरिजिन का पता लगाना ही न्यूरोसाइंस का सबसे अहम मकसद है। उस गुत्थी के हल होने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि क्या हम इंसान के दिमाग की नकल करके उसके कॉन्शियसनेस को किसी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकें। ओलफ मानते हैं कि उन्हें वो हब मिल गया है जिससे ये गुत्थी हल हो सकेगी। वो है मीडियल पैराइटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर के बीच होता है। ओलफ को यह भी लगता है कि शायद उसमें ही इस बात का एसेंस भी छिपा है कि हम कौन हैं। हमारे दिमाग के बहुत से तार तो उसी जगह पर जाकर मिलते हैं। इस बात के कई ऐसे सबूत हैं कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा ही सेंट्रल है, और वो सबसे अहम भी है, शायद अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के लिए भी। ओलफ मानते हैं कि उन्होंने शायद कॉन्शियसनेस के राज जान लिए हैं, लेकिन दावे से कुछ कहने के पहले उन्हें अभी बहुत काम करना होगा। हमें बहुत जल्दी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, और हम ये जान लेंगे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा उस खास फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और जिसकी वजह से हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के और करीब पहुंच सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि दिमाग के और दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट कहाँ हैं जो इस काम में कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूरोसाइंस ने दिमाग की मैपिंग की दिशा में काफी तरक्की की है, और वो जल्दी ही कॉन्शियसनेस की पहेली को भी हल कर लेगी। लेकिन क्या हम कभी उन हजारों करोड़ सिनेप्स और करोड़ों न्यूरॉन को कैप्चर करके खुद को एक मशीन में डाउनलोड कर पाएंगे? उन चीजों के बारे में सोचिए जो हमारी असली दुनिया में होती हैं। हम आपस में जो बातें कर रहे हैं उसमें आवाज के साथ साथ जेस्चर भी हैं, और हमारा दिमाग इस एम्बॉडीड मैनर में इंटरैक्ट कर रहा है। ये सब एक कंप्यूटर में नहीं हो पाएगा, फिर भी हम ये तो जरूर जान लेंगे कि जीवन क्या है। मुझे तो इस पूरी बात पर संदेह है। शायद हम अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग को कभी भी इमॉर्टल न बना पाए, लेकिन शायद हमेशा जिंदा रहने का एक आसान तरीका हो, जो शायद हमारे लिए नहीं पर उन इमॉर्टल जीवों के लिए होगा जिन्हें हम बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे। पृथ्वी पर जीवन को इवॉल्व होने में 400 करोड़ साल लगे। हम प्रजातियों की उस लंबी लाइन में सबसे नए हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे। मगर इमॉर्टैलिटी की हमारी ये खोज शायद एक डिजास्टर साबित हो, क्योंकि पहले इटर्नल जीव शायद इंसान न हो, और शायद उनकी वजह से हम भी खत्म हो जाएं। कॉम्प्लेक्स जीवन कुछ बड़े ही आसान से नियमों से शुरू होता है। शायद यही बात आर्टिफिशियल लाइफ पर भी लागू हो। अगर इंसान को वो नियम मालूम हो जाएं, तो हम शायद ऐसे जीव बना लें जो हमेशा जिंदा रहें। ऑक्सफोर्ड के फिजिसिस्ट व्लाटको विड्राल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस एक ऐसे सिस्टम से मिल सकती है जो कुछ बड़े ही बुनियादी नियमों पर चलता हो। ये है चेस। ये एक बड़ा ही मुश्किल खेल है, लेकिन ये कुछ बड़े ही मामूली से नियमों से खेला जाता है। दोनों तरफ 16 मोहरे होते हैं, और हर मोहरा 2 में से एक ही काम कर सकता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हालांकि हम 1 या 2 बड़े मामूली से नियमों की बात कर रहे हैं, फिर भी हमें ब्रह्मांड के ढेर सारे फोर्सिबल बिहेवियर का सामना करना पड़ सकता है। 1970 में जॉन कॉनवे नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था।
और उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम उन्होंने गेम ऑफ लाइफ रखा था।